न्यूक्लियर पावर अगर ईरान बन जाएगा तो क्या होगा। ये सबसे पहली चीज जो होगी वो होगी कि इसराइल की न्यूक्लियर मोनोपोली उस रीजन में जो है वो खत्म हो जाएगी, नंबर एक। और हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज फिर हम सईद नकवी साहब की खिदमत में मौजूद हैं और बहुत ही अहम इशू है जिस पर हम बात करेंगे, वो ये कि वियना में ईरान न्यूक्लियर डील पर जो बात हो रही है, कभी कभी ऐसा लगता है कि बात टूट रही है, कभी धमकियों की आवाजें आती हैं, कभी ऐसा लगता है कि अमेरिका की तरफ से कहा जाता है कि डिप्लोमेसी ही हम चाहते हैं। इजराइल और अमेरिका ये भी डिस्कस करते हैं इस बीच में कि अगर बातचीत नाकाम हुई तो हम फौजी कार्रवाई करेंगे ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को तबाह करने के लिए। इस सब में क्या कुछ हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, नतीजा क्या हो सकता है मुमकिना, इस पर बात करते हैं हम सईद नकवी साहब से और मालूम करेंगे कि उनके तजुर्बात की रोशनी में आखिर क्या कुछ वो देख रहे हैं, किस तरह से आगे के हालात बन सकते हैं। नकवी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि सब ये वियना और वियना से मुताल्लिका जो और दुनिया भर की कई कैपिटल्स में काफी एक्टिविटीज हैं, क्या कुछ है इसमें, क्या कुछ होने वाला है आपकी नजर? पहले तो आप ये बताइए कि ये 5+1 से 4+1 कैसे हो गया। जी 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 जी, है ना। हाँ हाँ, उससे देखिए, ये माफ करिएगा, जी जी ये किस्सा शुरू से ले लेते हैं। जी जी जी, ओबामा और केरी, हम्म, ये टीम मुस्तकिल मिडिल ईस्ट में लगी हुई थी, कभी मिडिल ईस्ट में और कभी अफगानिस्तान में, और इनका वक्त इस पे इतना था कि ऑन अ डेली बेसिस गोया केरी साहब यहाँ आते थे और नेतान्याहू उनको सेठता नहीं था, जो प्राइम मिनिस्टर था इजराइल, यहां तक कि उनसे कहे बगैर जाके अपना उसने अरेंजमेंट किया और यूएस कांग्रेस को एड्रेस किया। यानी आज तक फर्ज करिए कि कोई हिंदुस्तान में आ जाए और प्राइम मिनिस्टर को नजरअंदाज करता हुआ वो पार्लियामेंट में जाके एक लेक्चर दे दे, इसका मतलब ये है कि उसके रसूख और उसके असरात कितने गहरे हैं इसका अंदाजा होता है। ये था नेतान्याहू, और उसके खास रिश्ते थे ट्रंप से, और बल्कि ट्रंप के दामाद कुशनर से बहुत ही करीबी रिश्ते थे। ये तो बीच में इंटररेग्नम हो गया। इब्तिदा हुई है ओबामा के जमाने में। ओबामा बार बार फोकस था मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट, और ओबामा को एक दूसरी पॉलिसी स्केच करनी थी जिसका उसने नाम रखा पिवट टू एशिया। पिवट टू एशिया का मतलब यह है कि जब अमेरिका अपने वेस्ट कोस्ट से यानी कैलिफोर्निया से जब दूरबीन लगा के देखता है तो उसको बीच में दिखाई देता है होनोलुलु और हवाई, और उसके उस पार जो एरिया है यानी चीन, रूस, व्लादिवोस्टॉक का इलाका, ये पैसिफिक बेसन, ये इसको वो बहुत अपनी अहम एरिया समझता। और चीन का राइज, इन सबको छोड़िए, दरअसल चीन, द राइज ऑफ चाइना, उसका कहना यह था कि पिवट टू एशिया की वजह से हम यहां लगे हुए हैं। यहां अगर हम ईरान से न्यूक्लियर डील कर लें तो एक हम बैलेंस ऑफ पावर इस एरिया में बना देंगे, जिसमें कि ईरान, इजराइल, इजिप्ट, तुर्की भी किसी हद तक, ये सब मिलके एक बैलेंस ऑफ पावर ये खुद करें, और उसमें कभी कभी हम मुखिल हो जाएंगे। बाकी अब हम जा रहे हैं फोकस करने के लिए चीन पे। ये था जबकि
ये आपका न्यूक्लियर डील तय हुआ था 2015 में आए, और ये उसका मकसद था। इत्तेफाक से इलेक्शन भी होते हैं डेमोक्रेसीज में, और वो इलेक्शन हुआ और ट्रम्प साहब आ गए। उन्होंने सब जो भी ओबामा ने किया था उस सबको फाड़ के फेंक दिया, और गोया एक ये भी बहुत बड़ी चीज थी, उन्होंने तो और आगे कि जो तेल अवीव से कैपिटल भी इस अमेरिका का जेरूसलम में आ जाए वगैरह वगैरह सब किया। ये थी बुनियाद। अब ट्रम्प गए, अब बाइडेन साहब आए हैं। बाइडेन साहब आए तो यूरोप में उधर बोरिस जॉनसन भी है। बाइडेन का नजरिया और बोरिस जॉनसन का नजरिया एक नहीं हो सकता। बोरिस जॉनसन उन लोगों में से हैं जो कि टोनी ब्लेयर वाली थिंकिंग रखते हैं जरा, और नॉन सीरियस किस्म के आदमी हैं। और वो क्या था कि साहब ये मुस्लिम ममालिक के ऊपर फोकस रखना, ये है सोर्स ऑफ ट्रबल। अफगानिस्तान खत्म हो गया तो इसको इतनी जल्दी से कैसे छोड़ दें? एक मुबहम वेग सा एक पर्सपेक्टिव ही है। दूसरी चीज क्या है कि अगर ये बात क्या हो रही, बात ये हो रही है कि हम अब ईरान को न्यूक्लियर पावर न बनने दें। न्यूक्लियर पावर अगर ईरान बन जाएगा तो क्या होगा? ये सबसे पहली चीज जो होगी वो होगी कि इसराइल की न्यूक्लियर मोनोपोली उस रीजन में जो है वो खत्म हो जाएगी, नंबर एक। और अगर कहीं इन्होंने न्यूक्लियर आर्म बना लिया तो एक कॉपी कैट बॉम्ब्स और भी बनेंगे, फिर सऊदी अरेबिया भी बनाएगा, एक गोया एक फितना बहुत बड़ा खड़ा हो जाएगा। लिहाजा नहीं बनना चाहिए। दूसरा वजह यह है कि ईरान को किसी तरह से घेरे रखो। देखिए, ईरान की पॉलिसी पे सबसे ये इतना यूरोप का और अमेरिका की दिलचस्पी इस वक्त नहीं है। ये आपको अंदाजा लगाना है कि इसराइल की कितनी कुव्वत है इन तमाम ममालिक में और खासकर अमेरिका में, कि वो यहाँ पे जब चाहे इसको अटकाए हुए। वो क्या कि साहब अगर इन्होंने, देखिए, न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहे हैं और हम और अमेरिका से बात कर रहे हैं कि हम जाके इनके जहां जहां इन्होंने न्यूक्लियर अपने फैसिलिटीज छुपा के रखी हुई हैं, हम उनको जाके तहस नहस कर देंगे, बमबारी कर देंगे। वो आप नहीं कर सकते अकेले। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि वो इतनी गहरी है जमीन के नीचे कि उसके लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी चाहिए। वो स्पेशल टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका के पास है। यानी वो जिसे कौन बॉम्ब्स कहते हैं, जो बस्टर बॉम्ब्स, जो कि इराक में छोटे पैमाने पे गिराया गया था खाड़ी की लड़ाई में, बहुत बड़े, तो वो पहाड़ को छेदता हुआ जमीन तक चला जाए, इस तरह का बॉम्ब वो अमेरिका के पास है। इन गिदड़ बप्पियों का कि हम मार देंगे, मतलब ये है कि अच्छा, इसराइल लड़ाई नहीं चाहता, अटैक चाहता। अटैक करके आ जाएगा, क्योंकि अगर रिटेलिएट किया हिजबुल्लाह ने या ईरान ने, तब फौरन वो जाएगा कि देखिए ये जंग हो रही है, या आपके तमाम सब लोग खतरे में आ गए, आइए आप भी। यानी the strategy is to drag America into a war with Iran. क्यों? वजह ये है कि 3-4 मुल्क तो हट गए जो कि फलस्तीनियों की मदद करते थे। इराक गायब, सीरिया दबा हुआ, लिबिया गायब। अब एक बचा है जो कि इनकी परवरिश कर रहा है, जो कि पैलेस्टीनियन इश्यू, खास करके हमास के जरिए, क्योंकि जो पीएलओ है वो तकरीबन किसी हद तक उसकी लीडरशिप इनके ताबे हो गई है वेस्ट के, लिहाजा वहां पे भी एक है। ये है मसला कि
इसको कंटेन रखो, वरना ये एक तो अगर न्यूक्लियर बन गया तो इसराइल की न्यूक्लियर मोनोपोली खत्म हो जाएगी और तमाम बॉम्ब बनने लगेंगे। दो, अगर इसकी पावर बरकरार रही तो ये एक मुसीबत हमारे लिए रहेगा जब तक के फलस्तीन, क्योंकि एक मुल्क है, दो लोग, एक हिजबुल्लाह नसरल्लाह और दूसरे ईरान, जो कि अभी तक इस बात पे अड़े हुए हैं कि साहब ये फलस्तीनी इशू जो है ये उनका प्रीमियर है, खुद को खाली कराना है। यानी अल कुद्स जो उनका फोर्स है उसका मकसद ही ये है, उसका एम यही है, उसका पर्सपेक्टिव ये। अब इससे ये लोग घबराते हैं, डिले करते चले जाएंगे, बात होगी नहीं। अल्टीमेटली बात अगर मैं तो भाई अपनी थिंकिंग में किसी हद तक एडवेंचरस हूं, क्योंकि होने वाला ये है आखिर में आखिरत, ये मानेंगे नहीं। इस वक्त एक और पहलू भी आ गया है, वो बताऊंगा मैं आपको। हमास का जो इलाका है वो बॉर्डर पे है, यानी हमास का छोटा सा इलाका है लेकिन है बॉर्डर पे, समंदर पे है। समंदर में ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में इस कदर गैस की खान निकल आई है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। नतीजा यह है कि वहां के लिए सीरिया को भी कंट्रोल करो, लेबनान को भी कंट्रोल करो, और ये हमास को हटाओ किसी तरह। हमास, वरना आप कैसे उसको हटा सकते? टू स्टेट सोल्यूशन आ गया तो हमास के पास वो तेल, वो गैस, लिहाजा इसको लटकाए रखो। तो और ये अच्छा कब तक होगा ये खेल? क्योंकि दुनिया अब बदल रही है, क्योंकि अब अमेरिका बहादुर वो नहीं रहा। अमेरिका की कुव्वत, देखिए, लोग अमेरिकन डिक्लाइन को अमेरिकन डिफीट समझते हैं। डिक्लाइन और डिफीट में बहुत फर्क है। अमेरिका वो नहीं है जो कि था, लेकिन इस वक्त भी दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। अभी उसके 5 गुना सबसे आगे है मिलिट्री पावर में, सबसे। और इस वक्त एक सबसे बड़ी इकोनॉमी दुनिया की वो है। हाँ, अंदर इतने मसले खड़े हो गए हैं कि वो अब उसके अंदर वो ताब नहीं है जो कि पहले था। लेकिन अब क्या करता है वो? अब वो ये करता है कि जब कुव्वत दरअसल कम हो जाती है, कैपेसिटी टू फाइट एंड गो टू वॉर, वो बिल्कुल मोनोपोली थी एक जमाने में 1990 में भाई, सोल सुपर पावर थे, जो चाहे करें, यानी कहां कहां नहीं गए ये। उसी प्लान के तहत ये अफगानिस्तान गए थे। देखिए 20 साल में दुनिया कितनी बदल। अमेरिका सोल सुपर पावर था जब ये अफगानिस्तान गया है। अमेरिका बिल्कुल खत्म हो गया, यानी अंदर से खोखला हो गया उस हद तक जब अफगानिस्तान से निकला है। अब ये क्या करे? अब ये है कि फितना परवरी, देखिए, हम लड़ाई नहीं चाहते। हम अभी शी जिनपिंग से क्या बात हुई? हम जंग नहीं चाहते, हमारा आपका कंपटीशन है, लेकिन उस कंपटीशन को हम ऐसे मैनेज करेंगे कि वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। ये बात हुई है। हम वन चाइना पॉलिसी को बिलीव करते हैं, यानी कि क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मतलब ताइवान आपका हिस्सा है, लेकिन एक वहां की एक सरकार है, उस सरकार की हम मदद करते हैं और हम करते जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि छोटा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जिब्राल्टर है। जिब्राल्टर स्पेन से मिली हुई एक इतना सा रॉक है जिसको पहले जबल अल तारिक जिसका नाम किया था, जब तारिक इब्न ज़ियाद ने जाके उसको कैप्चर किया था 8वीं सदी में, तो उसका नाम से जबल अल तारिक। जब अंग्रेजों ने ले लिया तो हो गया जिब्राल्टर। अच्छा, जिब्राल्टर में झगड़ा स्पेन में किसका है? आखिर में एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट, उसमें ये तय हुआ कि साहब ये अब दरअसल उसको स्पेन का हिस्सा हो जाना चाहिए, लेकिन
अंदर कॉलोनियलिज्म ने एक कौम पैदा कर दी है जिसका नाम है जिब्राल्टेरियंस। वो खुश हैं। अब जनाब के डेमोक्रेसी तो ये कहती है कि हम पहले जिब्राल्टेरियंस की बात सुने। अच्छा, वो कम वक्त इतने मजे में है वहां कि वो हटेंगे नहीं अपनी जगह से, लिहाजा वो जिब्राल्टर जो है वो अंग्रेजों का एक आउटपोस्ट बना हुआ है अभी भी। उसी तरीके से मैं ये एग्जांपल इसलिए दिया कि ये वही झगड़ा यहाँ पे है कि हम वन चाइना को बिलीव करते हैं, लेकिन क्योंकि वहां डेमोक्रेसी है ताइपे में और उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की हम इमदाद करते हैं, हम उसको सराहते हैं, उसके तहत हम एक्शन ले सकते हैं, हम हवाई जहाज भी उड़ा देते हैं उनके पास से कभी कभी। ये तो कहने का मतलब यह है कि लड़ाई जंग और फाइनल सोल्यूशन का नहीं है, लेकिन हर जगह हड़का रहे ताकि हमें देखते रहें हम अभी एक कुव्वत हैं, हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हम अगर सब जंगें खत्म हो जाएं तो हमारा काम क्या होगा? लोग हमसे बात क्यों करेंगे? अगर दुनिया हमारी असलहे की इंडस्ट्री का क्या होगा? वो हमको आधा तो वही खा जाएगी। तो ये सब चीजें हैं, ये कब तक चढ़े कब तक ये बढ़े, अल्टीमेटली आप लोगों के सबके दिमाग में मैं एक बार डाल दूं कि ये सोल्यूशन जो इजरायलियों के दिमाग में अंदर है और जो कि वो बयान नहीं करते, वो है जॉर्डन रिवर के दोनों तरफ ये नजला कभी जब भी उतरा, आप देखेंगे कि ये उतरेगा उस सरे जमीन पर जहां पे के बादशाह अब्दुल्ला हुकूमत करते हैं, जो कि हाशिमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन कहलाती है और जहां मेजॉरिटी पॉपुलेशन पैलेस्टीनियंस की है। तो गोया एक मुकदमा ऑलरेडी तैयार हुआ है, तैयार शुदा है। तो इवेंचुअली ये नजला वहां उतरेगा। मैं अभी ये बात नहीं हो रही है, लेकिन ये कि होगा, उनके दिमाग में यही है। अच्छा अच्छा अच्छा, नकवी साहब, आपने ये नतीजा तो तकरीबन बता ही दिया कि वियना से कोई बहुत नतीजा आने वाला नहीं है, जो बातचीत हो रही है उसको जल्दी नहीं, उजलत में नहीं, उजलत में नहीं। हाँ, धीरे धीरे ये बात, ये टॉक्स आफ्टर टॉक्स ये चलती रहेंगी और उसमें एक आध एक्शन कर देगा इजराइल और उसमें वो चाहेगा कि अमेरिका भी आ जाए जंग में। देखिए, मामला सब इस वक्त ड्राइविंग फोर्स इज इजराइल, ड्राइविंग फोर्स इस वक्त इजराइल है। जी, अब जो मैं थोड़ा सा आपके तजुर्बात से फायदा उठाना चाहता हूं वो ये कि आपने जैसे बताया कि इराक नहीं रहा, यानी सद्दाम हुसैन का इराक जो था, लीबिया, कर्नल गद्दाफी का लीबिया नहीं रहा जो फिलिस्तीन इशू पर बात करते थे। अब ईरान बचा या उसके कुछ एलाइज हैं जिनको अमेरिकन प्रॉक्सीज कहते हैं। लेकिन तेहरान से एक बात बहुत ही जोरदार अंदाज से कही जा रही है मुसलसल 1979 से कि हम इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करते एक मुल्क के तौर पर। इजराइल एक दिन खत्म होगा और पूरा फिलिस्तीन खाली चाहिए, तकरीबन ये बात कही जाती है तेहरान की तरफ से। और एक दूसरा परसेप्शन या दूसरी डिमांड या उससे नर्म डिमांड जो है वो मिसाल के तौर से तुर्की की तरफ से या कुछ दूसरे मुल्क जो 1967 से के बाद वाली जो हालत है, उस जो कब्जा उसके बाद मजीद किया है, उससे वापस चला जाए और दो मुल्क हों, इजराइल और फिलिस्तीन, जिसके बारे में अब से पहले पीस टॉक्स होती रही बहुत लंबी अमेरिका की सरपरस्ती में। इन दोनों नजरियात के बीच में आपको क्या कुछ लगता है? क्योंकि ईरान की तरफ से एक बात और कही जाती रही, उनके लीडर कहते हैं कि अब से तकरीबन 7 साल पहले कहा था कि 25 साल फ्यूचर में बाकी नहीं रहेगा, उसका वजूद ही बाकी नहीं रहेगा। तो ये इस पैराडाइम में आपको क्या कुछ लगता है? मतलब प्रैक्टिकल क्या है और क्या कुछ है इसका कोई सॉल्यूशन? चूंकि अब इजराइल की तरफ से टू नेशन थियरी को सपोर्ट नहीं किया जाता खुल करके, अब उसको बिल्कुल डिमिनिश किया जा रहा है। तो फिर क्या, फिर वन नेशन सोल्यूशन होगा?
क्या ये दोनों के लिए होगा और डेमोक्रेसी कैसे कहलाएगी? क्या अपार्थाइड स्टेट बनेगी? जो कि जिमी कार्टर ने अपनी किताब लिखी है कि ये अपार्थाइड स्टेट हो जाएगी। अपार्थाइड यानी जैसे साउथ अफ्रीका में थी कि गोरे और काले अलग अलग और एक ही मुल्क में, तो वो डेमोक्रेसी कहाँ की रही? और ये तो लोग इसको लेके चलते हैं वेस्ट और खासकर अमेरिका कि एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी इन वेस्ट एशिया। हालांकि वो भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि वो एक महज जूइश स्टेट, सिर्फ जूइश स्टेट जिसको की डेमोक्रेसी वो कहते हैं, खैर डेमोक्रेटिक। लेकिन देखिए इसराइल के अंदर भी फोर्सेस हैं, इसराइल के बनने के बहुत से हैं, लेकिन दो खास। एक तो ये है कि हिटलर ने इस कदर दरिंदगी के साथ, वो वाकई में दरिंदगी थी, जिसके साथ यहूदियों को ट्रीट किया। 6 मिलियन उनके गैस चेम्बर्स में उसने डाल दिए और कयामत थी, तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है उस दरिंदगी का। तो जनाब यूरोप में ये हुआ कि अब इनको एक इनका होमलैंड होना चाहिए। चलिए, होमलैंड, वो कद्दाफी एक जमाने में कहता था वो होमलैंड एल्सेस लोरेन में होना चाहिए था, जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक डिस्प्यूटेड इलाका एक जमाने का है, कि ये वहां होता। किसी हद तक वो ये कहता था कि भाई ये अश्केनाजी यहूदी जो है, दो कौमें हैं वहां, एक अश्केनाजी जो कि यूरोपियन जूस और एक सेफार्डिक, यानी जो कि मोरक्कन, नॉर्थ अफ्रीकन, इन ममालिक में जो रहे, जो कि यानी जब मुसलमानों की सल्तनत थी स्पेन में, तो वहां बेपनाह यहूदी थे, और यहूदी और मुसलमान और क्रिश्चियन इन तीनों का बाकायदा सिटी स्क्वायर में बैठ के डिस्कशंस हुआ करते थे। यानी ये जमाना है एड्स, जबकि यूरोप में गुसल खाने नहीं थे, वहां पे कम से कम कर्दोबा में कोई 30 हम्माम थे, कोई इतनी ही लाइब्रेरीज थी, अजीब गरीब, और उसमें सब यहूदी, क्रिश्चियन और मुस्लिम सब मिलके रहते थे। फिर रिकॉन्क्वेस्टा हुआ। अब बात कहां से कहा जा रही है, लेकिन अब बात है तो आपको बता ही दी है आपके व्यूअर्स। रिकॉन्क्वेस्टा यानी यूरोपियंस ने, क्रिश्चियंस ने उनको मदद मिली, और उन्होंने जब 1494 यानी जबकि कोलंबस गए हैं न्यू वर्ल्ड की तलाश में, तब तक उन्होंने इन लोगों को यहां से खाली करा दिया था, कन्वर्ट हो गए थे। बाकी तो जो सबसे ज्यादा जुर्म मुसलमानों पे नहीं था, क्रिश्चियंस का, यहूदियों पे था। नतीजा ये हुआ कि यहूदी क्रॉस करके मोरक्को गए। मैं आपको ये बता रहा था कि सेफार्डिक और अश्कनाजी यहूदियों में फर्क क्या है। ये यहां से गए और मोरक्को के बादशाह ने इनको पनाह दी, फिर ये फैले उस पूरे नॉर्थ अफ्रीकन बेल्ट में, तमाम जगह गए। वो सेफार्डिक यानी अरब ओरिजिन के जूस, और अश्कनाजी वो जो कि हंगेरियन और पोलिश, जो कि वाइट रंग जिनके हैं, और जो कि यूरोपियन कल्चर में ज्यादा रहे। डोमिनेट करता है इजराइल में अश्कनाजी जू। सेफार्डिक जू जो है वो आपको कहीं उनकी पावर एलीट में नहीं दिखाई देगा। एक थे लेवी करके फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन उसके अलावा नहीं है। सेफार्डिक यहूदी वो हैं जिनके घरों में अगर आप जेरूसलम में जाइए, अभी हाल में तो मैं नहीं गया हूं, एक जमाने में जब मैं जाता था तो उनके घरों में किंग हसन द फिफ्थ की तस्वीर लगी होती थी, क्योंकि उसने इन लोगों को पनाह दी थी, यहूदियों को पनाह दी थी। और हर साल एक जम्बोरी होती थी, एक गोया एक मिलाद जिसे कहिए वो होता था, जिसमें दुनिया भर के यहूदी लीडर्स को बादशाह बुलाता, अभी भी हो रहा है। अरे भाई, बादशाह का मेन एडवाइजर यानी आपके प्रिंसिपल प्राइम मिनिस्टर का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, बादशाह का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और बरसों से आंद्रे अजूले, जॉर्डन के बादशाह का, जॉर्डन के बादशाह नहीं, ये मोरक्को की, मोरक्को मोरक्को जो फ्रेंच
हाँ, आंद्रे अजूले यहूदी, वो बादशाह का। तो मतलब ये कि उन लोगों ने बहुत सराहा यहूदियों को, जो ये हिस्ट्री लोग भूल जाते हैं। शनाजी जूस और सफार्डिक जूस, इनमें तरह का फर्क है। ये जो मोरक्को में लोग गए, मैंने आपको पूरा किस्सा बताया कैसे हाँ, स्पेन से, जहाँ की मुसलमान हुकूमत थी, 800 साल रही है वो, उसके बाद यहाँ से लोग गए और पहले तो, और तमाम वो हैं सफार्डी जूस, और बाकी जो हैं वो हैं अश्केनाज़ी। अब इनमें से सफार्डिक का नुक्ता नजर कुछ है, हाँ, मुख्तलिफ हो सकता है। बहुत से यहूदी, आप तो जानते हैं, आप तो खुद जी, काजमी साहब गए हैं, मैं आपने देखा है कि मैं कितने असरात हैं इराक में, सीरिया जी, में, अभी जी, तुर्की में, ईरान में जी, मार्केट्स में है भाई। जी, 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 लोग समझते हैं कि वो एलिमिनेशन हो गया है, लेकिन हुँ, ईरान में दुकानें हैं, इस्फहान दुकानें हैं, में शॉप्स हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है उनका, उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। वो जो मैंने सवाल किया था उसमें हल्का-सा मुख्तसर अगर ब्रीफ बता सकें, जी, ये 3 नज़रिए हैं। एक तो ईरान का नज़रिया, कंप्लीट इज़राइल खत्म हो जाए। दूसरा एक नज़रिया कि टू नेशन प्री 67 वाली हालत आ जाए। और तीसरा नज़रिया अब जो इज़राइल प्रैक्टिकल दिखा रहा है कि वो बिल्कुल अब फिलिस्तीन का नाम नहीं लेना चाहते। अब गजा और वेस्ट बैंक नाम लिया जाता है, फिलिस्तीन भी नाम नहीं लिया जाता है। मैप में भी खत्म कर दिया गया है गूगल वगैरह ने तो इसमें आपको कहाँ क्या कुछ लगता है नतीजा? ये जो ईरानियन पोजीशन है, इसे कहते हैं मैक्सिमलिस्ट पोजीशन। हम्म, मैक्सिमलिस्ट पोजीशन यानी जब आप जुआ खेलने बैठते हैं, तो आप एक पोजीशन लेते हैं कि भाई मेरा ये पर्सपेक्टिव है, अब आप क्या कहते हैं। उसमें होती है बार्गेन। ये गोया उनका बार्गेनिंग चिप है। हमारी फाइनल पोजीशन ये है, लेकिन हाँ, अगर आप रीजनेबल बात करें तो देखिए, हम उधर एक कमेटी बना देंगे, उधर जाके वो बात होगी। तो ये मैक्सिमलिस्ट पोजीशन इसीलिए है कि इसराइल ने मैक्सिमलिस्ट पोजीशन नहीं ली है, बल्कि उसने हरकतें की हैं ऐसी, जो हम्म, कि बिल्कुल एलिमिनेशन, मतलब सेटलमेंट्स बनाना, यानी इतने सेटलमेंट्स बन गए हैं जो कि बिल्कुल इजरायली जो ये पैलेस्टीनियन एरिया से, अरे ईस्ट जेरूसलम बिल्कुल खत्म हो गया। हम्म, तो ये जो है भाई, अलक्सा मास बिल्कुल घिरी हुई है, हम्म। समझे? तो नहीं, इसमें इसलिए बीच में सर ऐसी रिपोर्टें भी आई हैं, हमने मुख्तलिफ सोर्सेज से की हैं कि सऊदी अरब और यूएई इस काम में उनकी मदद कर रहे हैं। जमीन खुद खरीदते हैं वो मुसलमान, ये समझ करके कि अरब आकर के खरीद रहे हैं, उन्हें भेज देते हैं और वो फिर यहूदियों को दे देते हैं। बाकायदा इस हद तक काम हो रहा है। तो खैर, इसमें वो उनका अपना एक रोल है। तो आप अल्टीमेट एंड अभी जो इस वक्त जो कुछ सूरत ये हाल जिस बातें अभी, ये हाँ, टॉक्स अभी होती रहेंगी, ये हाँ, टॉक्स होती रहेंगी, इनको इनको पोस्टपोन किया जाएगा। इसमें थोड़ी सी जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस हैं, देखिए वो क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं साहब अपने मिसाइल्स के बारे में हमसे बात कीजिए, आप ये जो हसन नसरल्ला हैं इनके बारे में हमसे बात कीजिए, आप ये जो इसराइल, अरे भाई, बात शुरू हुई थी न्यूक्लियर इशू पे। हाँ, ईरान ये कह रहा है कि आपने न्यूक्लियर इशू शुरू किया और उसको बंद करने के बाद आपने इतने बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए। हम बात नहीं करेंगे, आप पहले सैंक्शन उठाइए। आप हम्म, देखेंगे कि धीरे 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 सबसे पहले सैंक्शंस उठेंगे, हम्म, तब आगे बात बढ़ेगी। जी, जी, जी। इस बीच में सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि हम वेलकम करते हैं इसका वापस ईरान न्यूक्लियर डील अगर हो, लेकिन ये अधूरी होगी, इससे बड़ी कोई अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यानी तकरीबन वही बात जो अमेरिका कहता है, वही तकरीबन सऊदी अरब ने भी कही है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने हमें वक़्त आप दिया। एक बात कह दूं, रॉबर्ट मैले, जो हाँ, कि अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव हैं इन इन ईरान के मामलात में, जी। उनका भी यही कहना है कि सॉल्यूशन सिर्फ डिप्लोमेटिक होगा। इसका क्या मतलब है? यानी ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है अमेरिका का कि डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन होगा।
हमें ईरान कह रहा है कि आप सैंक्शन हटाइए, बातें शुरू कीजिए, बस यहीं पे बात अटकी हुई है। उसमें इजराइल किस हद तक लॉबी कर सकता है, किस हद तक अमेरिका पे हावी हो सकता है, ये देखना है। लेकिन अमेरिका के अंदर अभी ये धीरे धीरे ये शिफ्ट आएगा कि सैंक्शंस हटें, जी कुछ हटें, फिर थोड़ी सी और हटें, कुछ ये होगा, क्योंकि सैंक्शंस एक उनके हाथ में हथियार रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बहुत लोग बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं और उनके कमेंट्स से अंदाज होता है कि ये तकरीबन एक हम लोगों की मुझ समेत एक ये क्लास होती है जिसमें हम बहुत सी चीजें सीखते हैं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।